बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी न्यूज प्रदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, कौन कौन से स्टॉक्स एक्शन में थे और साथ ही साथ दिन भर मार्केट के कुछ एक्सपर्ट से भी हमारी बात हुई, उनका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं मार्केट के एक चेक के साथ। और बाजार में आज अगर हम देखें तो जो शुरुआत हुई थी वो कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। करीब 200 अंकों के आसपास की रिकवरी यहां पर देखने को मिली और जो क्लोजिंग हुई वो 18,380 के ऊपर की क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली। दिन भर हमने देखा कि 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट थी, लेकिन उसके बाद जो क्लोजिंग आई वो करीब 35 अंकों की गिरावट के साथ ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी शानदार रिकवरी देखने को मिली। 200 अंक तक टूट गए थे बैंक निफ्टी, लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से वहां से भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। सेंसेक्स में करीब 103 अंकों की कमजोरी आज देखने को मिली है। आज हम देख रहे थे कि शुरुआत जब हुई थी तो तमाम सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में ही कारोबार कर रहे थे, लेकिन फिर बाजार बंद होते होते आईटी शेयरों में एक अच्छी रिकवरी लौटी। एनर्जी पैक में भी एक अच्छी रिकवरी देखी गई। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में भी आज अच्छा प्रदर्शन था और उसके बाद हरे निशान में ही ये तीनों ही इंडाइसेस बंद हुए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आज काफी था और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी खबरों के चलते आज काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला। निफ्टी के चढ़ने और गिरने वाले शेयरों पर नजर डालेंगे तो चढ़ने वाले शेयरों में आज टॉप पर था अदानी एंटरप्राइजेस। यहाँ पर बाजार बंद होते होते शानदार तेजी देखने को मिली और 2% ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ। उसके बाद टीसीएस में अच्छी तेजी देखने को मिली, करीब 1.25% ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दिखी। फिर रिलायंस, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंकिंग शेयरों में भी हमने काफी अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखी और टॉप गेनर्स में बैंकिंग शेयरों का ही नाम शामिल था। वहीं कमजोरी के साइड पर अगर देखें तो एसबीआई लाइफ में करीब 3% की कमजोरी थी आज। उसके अलावा आईटी ऑटो शेयरों ने काफी दबाव बनाया और आई शेयर और टाटा मोटर्स में भी करीब 2% की गिरावट देखने को मिली। यूपीएल, एचयूएल और भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स भी आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे थे। मिड कैप स्पेस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि आज जो टॉप गेनर थे उसमें फर्टिलाइजर स्टॉक्स और रेलवे शेयरों में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। फैक्ट करीब 10% ऊपर। इसके अलावा कैम्प्लास्ट, आईआरएफसी और जेबीएम ऑटो जैसे स्टॉक्स में आज हमने अच्छी तेजी देखी। वहीं गिरने वाले शेयरों पर की बात करें तो आज सरकारी बैंकों में वापस एक मुनाफा वसूली हावी थी। आईओबी करीब 6% टूटा आज। इसके अलावा इन्फीबीम, दीपक फर्टिलाइजर, एंजल वन जैसे स्टॉक्स में भी आज वीकनेस देखने को मिली। वहीं कुछ स्टॉक्स जो अपने 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे थे उसमें पीएनबी हाउसिंग में शानदार तेजी थी, करीब 5% की। जेके पेपर, अदानी एंटरप्राइजेस और आईआईएफएल ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने आज 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर भी छुआ बाजार बंद होते होते। इसके अलावा हमने देखा कि आज आईटी शेयरों में जो शानदार रिकवरी आई उसमें टीसीएस निचले स्तरों से करीब 70 अंक टूटा। यहाँ पर टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथन की कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी और उनका कहना था कि मंदी का ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा। लंबी अवधि के लिए आईटी स्टॉक्स में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद वो कर रहे हैं, जिसके चलते आज हम देख रहे थे कि आईटी शेयरों में शानदार रिकवरी देखने को मिली है। इसके अलावा पीएसपी प्रोजेक्ट जैसे स्टॉक्स भी आज काफी चल रहे थे। यहाँ पर कुछ ऑर्डर मिलने की खबरें लगातार आ रही है और कुछ प्रोजेक्ट में कंपनी बोली भी लगा रही है, जिसके चलते आज यहाँ पर भी अच्छी तेजी थी। तो आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी शानदार एक्शन दिखा और ओवरऑल हमने बाजार बंद होते होते देखा कि अच्छी रिकवरी के साथ मार्केट बंद हुए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बाजार में दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है कि करके आपके सामने ये भी रखते हैं। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के जितेंद्र अरोड़ा ने हमसे खास बातचीत में कहा कि ग्लोबल बाजारों से भारतीय बाजार पूरी तरह छूता नहीं रहेगा। उनके मुताबिक आईटी सेक्टर में अगर शानदार मुनाफा कमाना है तो 1-2 तिमाही का इंतजार भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगली 1-2 तिमाही में आईटी सेक्टर में गिरावट थम जाएगी। कुछ मामलों में भारत शील्डेड रहेगा, पर काफी लिंकेजेस हमारी ग्लोबल मार्केट्स के साथ रहती हैं। अब आप देखें, अगर आईटी सेक्टर जहां पे इस देश में इतने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसका ग्रोथ यूएस पे बहुत निर्भर करता है। यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, मेटा, इन सब के लिए हमारी कंपनीज काफी काम करती हैं। तो उस वजह से हमारे लिंकेजेस इन सब मार्केट्स के साथ हैं। अगर वहां पे हम देखेंगे कि मार्केट कमजोर हो रहा है या इकोनॉमी कमजोर हो रही है,
तो उसका असर हमारी मार्केट पर भी आएगा। आईटी पे हमारा व्यू है कि जो भी है आपका कंसर्न्स जो हैं वो Q1 या Q2 में बॉटम आउट हो जाएंगे, और वहां पे फिर जहां भी आईटी स्टॉक्स का भाव रहेगा वहां से आईटी स्टॉक्स में अच्छा पैसा बनने की उम्मीद है शॉर्ट टर्म में भी, पर एक दो क्वार्टर तक उसमें वीकनेस रह सकती है। बाकी और एक्सपोर्ट सेक्टर में भी देखिए, अब एक्सपोर्ट सारा एक नजरिए से नहीं देख सकते, क्योंकि कुछ कुछ एक्सपोर्ट हैं जिसमें हमको फायदा मिला पिछले 2 साल चाइना के बंद होने से। अब चाइना वापस आने से उन सेक्टर्स में कमजोरी आ सकती है, पर एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे कुछ कुछ सेक्टर्स में एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट पीएलआई वगैरह से हेल्प कर रही है, जैसे मोबाइल फोन्स हो गया, और भी ऐसी कई जगह हैं जहां पे पीएलआई आया है, तो काफी गवर्नमेंट का भी इम्पेटस है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ता रहे और नेट एक्सपोर्ट जो इंडिया का है वो बढ़ता रहे। बिल्कुल, तो ये थे जितेंद्र अरोड़ा बाजार पर अपनी राय देते हुए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरों पर फोकस करते हैं। और इंश्योरेंस स्पेस लगातार फोकस में बना हुआ है। यहाँ पर इस सेक्टर से जुड़ी एक और खबर निकल कर आ रही है। और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां कंपोजिट लाइसेंस और माइक्रो इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट के विरोध में हैं। नॉन लाइफ इंश्योरेंस ने इसको वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की आपत्तियां क्या है, ये समझ लेते हैं। और अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। अनुराग, बताइए। इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव के लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा एक ड्राफ्ट जारी किया गया था और सभी पक्षकारों से 15 दिसंबर तक सुझाव मांगे गए थे। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं वो प्रपोज संशोधन के लाइन में नहीं है, उनसे कुछ अलग है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने सुझाव में कहा है कि जो पूंजी की जरूरत है, जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को 100 करोड़ से कम करने का प्रस्ताव है, उसे लागू नहीं किया जाए, क्योंकि अगर ये होता है तो नॉन सीरियस जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी मार्केट में आ जाएगी। और इंश्योरेंस ऐसा सेक्टर है जहां पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है मजबूत रेगुलेशन की वजह से। इसलिए इस तरह का कानून बने जहां पर जो पूंजी की जरूरत है वो कानून में ही डिसाइड हो, रेगुलेटर को क्लास और साइज के हिसाब से तय करने नहीं दिया जाए। इसके अलावा जो कंपोजिट लाइसेंस की बात की गई थी, जहां पर हर तरह की जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सभी तरह का कारोबार कर सकती है, यानी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का कारोबार कर सकती है, उसका भी जो है इंश्योरेंस कंपनियों ने विरोध किया है। और उसके पीछे रेशनल ये दिया गया है कि इससे जो स्पेशलाइजेशन है कंपनियों का उस पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसके अलावा जो कैप्टिव इंश्योरेंस की प्रस्ताव के अंदर बताया गया है तो वहाँ पर भी इंश्योरेंस कंपनियाँ उसके फेवर में नहीं है। कैप्टिव इंश्योरेंस को लेकर भी एक बड़ा तबका है इंश्योरेंस कंपनियों का, वो उसके पक्ष में नहीं है। इसके अलावा जो वैल्यू एडेड सर्विसेज की बात की गई है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आप वेलनेस के प्रोडक्ट भी बेच पाओ या फिर मोटर इंश्योरेंस के साथ आप गैरेज की सर्विस भी दे पाओ, तो इसमें जो इंश्योरेंस कंपनियां उनका सुझाव है कि ये इंसिडेंटल बिजनेस है, वहां पर ही रखा जाए और ये जनरल इंश्योरेंस कारोबार तक ही सीमित हो, इसको क्रॉस सेलिंग बिजनेस में नहीं डाला जाए। तो ये जो है बड़े सुझाव जो इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा दिए गए हैं, जो वित्त मंत्रालय जो इंश्योरेंस एक्ट में संशोधन कर रहा है और उसमें सभी पक्षकारों की राय मांगी गई थी, तो वहां पर कई सारे जो सुझाव नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके द्वारा दिए गए हैं। ऑलराइट, तो ये इंश्योरेंस स्पेस से जुड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे थे। नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कंपोजिट लाइसेंस और न्यूनतम कैपिटल पर आपत्ति जताई। देखना होगा अब आगे यहाँ पर क्या कुछ डेवलपमेंट निकल कर आता है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आज बाजार में हमने देखा कि बायबैक से जुड़ी काफ़ी सारी खबरें निकल कर आ रही थी, और इसके ट्रिगर्स क्या हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, और कौन कौन सी कंपनियां बायबैक के चलते आज फोकस में थी, इस पर पूरी डिटेल रिसर्च लेकर हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, मैं दर्शकों को पहले बता देती कि बायबैक होता क्या है। एक सिंपल प्रोसेस है जहाँ पे कंपनी के कैश लेवल ज़्यादा रहते हैं और कहीं डिप्लॉय नहीं कर पाते, तो वहाँ पे जो है निवेशकों को मौका मिलता है बायबैक करने का। और जनरली कंपनी हायर प्रीमियम प्राइस में रखते हैं ताकि निवेशकों को जो है रिटर्न्स मिले। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो सबसे पहले तांडा प्लेटफॉर्म आता है। यहाँ पर जो उनकी बायबैक खोली है, अब ये टेंडर ऑफर रूट के जरिए होने वाला है। लगभग 14 लाख शेयर्स की बायबैक होने वाली है, लेकिन जो बायबैक का प्राइस है वो बहुत हाई है, 1200 रुपये प्रति शेयर का रखा गया। और करंट मार्केट प्राइस से देखें तो अभी भी 50-60% का जो एक प्रीमियम है
उस पर चल रहा है। और इसके अलावा ऑलमोस्ट 1% स्टेक जो है कंपनी का जो है बाईबैक में जो है एक्सचेंज होने वाला है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस। यहाँ पे भी बाईबैक का जो है इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। जो बाईबैक ये करेंगे ये भी टेंडर ऑफर रूट के ज़रिए करने वाले हैं। बाईबैक जो है 1700 रुपये प्रति शेयर का रहेगा और करंट मार्केट प्राइस से 18 से 20% का प्रीमियम पे चल रहा है। और ये बाईबैक साइज़ थोड़ा बड़ा है, कंपनी के साइज़ के हिसाब से 1020 करोड़ का है। 60 लाख शेयर्स का ओवरऑल बाईबैक देखने मिलेगा। और तीसरा स्टॉक बाईबैक थीम में जो है रहेगा फोकस में, वो रहेगा टिप्स इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे जो है रिकॉर्ड डेट जो है बाईबैक का दिया गया है 30 दिसंबर को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और स्टॉक जो कि आज फोकस में था वो था पीएसपी प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जोरदार तेजी देखने को मिली। इसके पीछे की वजह क्या है बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, पीएसपी प्रोजेक्ट्स आज फोकस में हैं। हम देख रहे हैं कि सेंट्रम ब्रोकिंग की मुलाकात मैनेजमेंट से हुई थी और कुछ इंपॉर्टेंट की टेकअवेज आए हैं ये मीटिंग से। आइए उस पर एक बार नज़र कर लेते हैं। तो कंपनी का जो सूरत डायमंड बोर्स का प्रोजेक्ट है वो अब कंप्लीट हो चुका है और इसी के चलते पीएसपी के क्रेडेंशियल्स काफ़ी मजबूत होते हुए नज़र आए हैं। अर्लियर अगर हम देखें पीएसपी करीब 500 से 600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर सकते थे, मगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद पीएसपी अब 2000 करोड़ की प्लस के ऑर्डर साइज़ के लिए बिड कर सकते हैं। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि कंपनीज़ के लिए काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ उभर कर आ रही है। अगर उनकी करंट बिड पाइपलाइन भी देखें तो वो भी काफ़ी मजबूत है। 4000 करोड़ की बिड पाइपलाइन है इनकी और ये इंक्लूड करता है एक जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क मुंबई में, सूरत में एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग, आईटी पार्क चेन्नई में और एक लॉजिस्टिक्स पार्क में। अगर हम देखें उनकी FY23 गाइडेंस भी कंपनी ने मेंटेन की है। रेवेन्यू गाइडेंस उन्होंने दी है 2200 करोड़ की और अगर ये गाइडेंस मीट होती है तो कंपनी के रेवेन्यू में करीब 26% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हमें नजर आएगा। EBITDA मार्जिन भी 12 से 12.5% के बीच में रह सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। और अगर इनके हम करंट ईयर के ऑर्डर इनफ्लोज देखें तो अब तक कंपनी के पास 1950 करोड़ के ऑर्डर्स आए हैं और मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं 2500 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लोज अचीव करने के लिए, जो उन्होंने पहले गाइडेंस दिया था। तो ओवरऑल अगर हम देखें सूरत डायमंड बोर्स प्रोजेक्ट कंप्लीशन, मजबूत बिड पाइपलाइन के चलते हम देख रहे हैं कि पीएसपी प्रोजेक्ट्स में आज काफ़ी शानदार मोमेंटम नजर आ रहा है अदरवाइज वीक मार्केट में। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख करते हैं और मुंबईकरों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही उनको रोड के गड्ढों से निजात मिलेगा और बीएमसी पूरे शहर में कंक्रीट के रोड बनाने की तैयारी में है। इस पर और ज़्यादा डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर बताइए। जी हाँ, 4 से 5 बड़े प्लेयर्स ने दावा पेश किया है जो मुंबई में कंक्रीटाइजेशन ऑफ रोड्स यानी कि कंक्रीट रोड बनाने का ठेका है उसमें दावा पेश किया है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो कंपनियां हैं वो है नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, मेघा इंजीनियरिंग, ईगल इंफ्रा, दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन जो कि अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। इन सारे प्लेयर्स ने अपनी बिड्स सबमिट की हैं। अब बीएमसी जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट किया था वो इसी हफ्ते विनर को अनाउंस कर सकता है। ये अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसकी वर्थ रुपीज़ 6500 करोड़ रुपए है और ओवरऑल 18 महीने दिए जाएंगे जो भी कॉन्ट्रैक्ट का विजेता है उसको ये काम कंप्लीट करने में। हमारी सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीएमसी ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट अगले 3 महीने में और निकालेगा और वहाँ पर भी और बाकी कंपनियों का इंटरेस्ट हो सकता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ओवरऑल प्लान यही है कि 2 साल में लगभग ये मुंबई का जो पॉट होल्स हैं उसकी समस्या को कंक्रीटाइजेशन से दूर किया जाए और इसके लिए महाराष्ट्र के सीएम ने एक बैठक भी बुलाई थी कुछ दिनों पहले और उसके बाद ये ऑफिशियल तौर पर ये काम शुरू हो गया। अब देखना ये होगा कि इन लिस्टेड प्लेयर्स में से बीएमसी किसको चुनता है, जो ठेका है फाइनली मुंबई में रोड्स ठीक करने का वो किसको मिलता है। और बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।